देखिए, सबसे पहली चीज, जब उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो उनके मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। 2.5 साल के बाद में शिंदे साहब का गवर्नमेंट आया, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर बने, तब इस मामले में हम, ये अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। रशीद खान पठान ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने, वो पीआईएल में जब जो मुद्दे उठाए थे यही थे कि एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन ली जाए, तो उसमें जब सरकार ने उसको वेरीफाई किया, सरकार को लगा कि यस इसमें यह है, दम है, तो महाराज शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई, जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। सारे जो उस समय अवेलेबल एविडेंस थे वो दे दी गए, अभी तो एक्स्ट्रा आ गए। तो ये देने के बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी जो चर्चा हो रही थी, वो पूरे हमारे वीडियो इंटरव्यू देखकर दिशा सालियान के पिताजी को समझ में आया कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे गुमराह किया गया, मुझे झूठ बोला गया, मुझे दबाव में रखा गया, ये जो बता रहे ये बात सही है और इसके सपोर्ट में मेरे पास में एविडेंसेस है। फिर वो हमारे पास आए, फिर उन्होंने अपना ये बताया कि इसमें भी डिटेल मुझे ये चाहिए न्याय। फिर उनकी पिटिशन ड्राफ्ट हुई और वो फाइल हुई। तो इसमें ऐसा कोई डिले वाला विषय नहीं, ये रीजन ये है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166 ए में जो भी है साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहाँ पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है, तो इस पर भी एसआईटी के अधिकारी पे एक्शन ली जाए। 2022 से एसआईटी चल रही है, आपकी पिटीशन भी 2023 से पेंडिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस मामले में इंटरव्यूअर बनकर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच तेजी से की जाए, खुद भी वो इंटरव्यू नहीं, ये गलत एप्लीकेशन उनकी तरफ से आई थी, उन्होंने कहा था मुझे भी सुनो, हाँ, तेजी से की जाए उनका नहीं कहना था, जो भी चीजें साफ की जाए उन्होंने कहा था। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी तरफ से, उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें सुनो, बस इतना ही कहा उन्होंने। और वो जो एफिडेविट दिया, यही तो बात है कि मीडिया में पूरी आधी बातें बताई गई। उसके बाद में वो जो एफिडेविट आदित्य ठाकरे ने दिया, वो एफिडेविट झूठा था। उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में, और हमने सीबीआई का खुद का प्रेस नोट उसमें लगाया कि सीबीआई ने कहा हमने ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, उनको क्लीन चिट दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यस, और दो चार चीजें थी उसके बारे में हमने झूठा एफिडेविट देने के मामले में आदित्य ठाकरे और उनके वकील, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परजुरी और कंटेम्प्ट में हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया, वो भी ऑन बोर्ड है। इसकी न्यूज आप लोगों ने, मतलब जो भी थे तथाकथित खुद को फेयर मीडिया बताने वाले, उन लोगों ने बताया नहीं। तो अभी मैं लोगों के पास में आधी जानकारी है कि नहीं, आदित्य ने खुद बोला था, ऐसा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें। और सर, इस पूरे मामले में जब शुरू से चर्चा उठी तब ये उठा कि सुशांत सिंह का जो मृत्यु का मामला था और ये मामला कनेक्टेड है, क्योंकि दिशा सालियान ने फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके लिए सेलिब्रिटी मैनेजर का काम किया था। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सुशांत सिंह का केस और इनकी मौत का केस, दोनों ही मौत के केस आपस में जुड़े हुए कोई तार? 200% हमारे पिटीशन में आप देखना, आई थिंक 6 से 7 पेज सिर्फ इसी पॉइंट के रिलेटेड एविडेंस और वो सब दिया हुआ है। एडिशनल में हमारे पास में एविडेंस है, वो हम कुछ चीजें या तो सील्ड कवर में देंगे या तो हम तय करेंगे उसको कैसा देना है। हमारे पास में एविडेंस है इसके। सर, इसमें आपने राजनीतिक दबाव के साथ साथ पुलिस की ओर से लापरवाही का आरोप भी लगाया, पिटीशन हमने जो पढ़ी है उसमें। तो राजनीतिक दबाव जो था, आपने मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे और उनके बेटे उनका नाम लिया, बट उसके अलावा कोई और राजनीतिक दबाव भी था, क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार थी। और पुलिस से लापरवाही किस तरीके से हुई, थोड़ा सा विस्तार दें। ये सही प्रॉपर क्वेश्चन पूछा। मेन तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे थे, उस समय के गृह मंत्री थे जो बाद में खुद जेल में चले गए, अनिल देशमुख। उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि
वो चीजें थोड़ा सा ये है कि उसके लिए आपको अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उनका भी इसमें रोल था। वो भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, अपना आदमी के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो वो भी प्रूफ्स है। उसके अलावा अभी आता हूं मैं पुलिस पे, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जब डेथ होता है तो ये रजिस्टर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर 174 सीआरपीसी। उसका रूल है 176 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो खुद इंक्वायरी करता है उसकी। पीड़िता के पिताजी को, पेरेंट्स को सामने रखकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इनको तो कभी बुलाया ही नहीं, और सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। 14वें माले से वो कह रहे गिर रही है, तो गिरना चाहिए ऐसी बिल्डिंग के यहाँ पर। तो बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट जाके गिर रही है, तो ये 25 फीट बॉडी कैसी गई। तीसरी चीज, बॉडी पर एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। फिर जो लोगों ने कहा कि वो खून से लथपथ थी और हम लेकर गए हॉस्पिटल में, उनके किसी के कपड़ों पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। इसके आई विटनेस खुद उसके पिता, बाद में जो जगह उनको दिखा रहे दूसरे दिन उनको, तो वह जगह पर भी एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। तो ये सब इन्होंने पूरा झूठा स्टोरी क्रिएट किया। आगे का शॉकिंग बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और एंड। बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और एंड थिंग्स। तो जब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में लिखी, इस चीज को झूठ साबित करने वाली चीज है। उसकी जब डेड बॉडी इनके पिताजी ने ली, पहले तो इनको देखने नहीं दी थी, फिर ये डेड बॉडी उनके पिताजी ने ली, तो उन्होंने पाया इसके बॉडी पर तो कोई इंजुरी है ही नहीं। तो 14वें माले से गिर रही खरोच नहीं। फिर बोले ये ब्लड की स्टोरी कहाँ से आ गई, फिर बोले ये हड्डी टूटने की झूठी स्टोरी कहाँ से आ गई। और उसका फोटो मैंने आपको भेज दिया है कि वो जो जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरी बॉडी इंटैक्ट है। हमारे पास में 17 से 20 आई विटनेसेस है। तब अभी आपने जो पिटीशन फाइल की है, इसका स्टेटस क्या है, हियरिंग के लिए पिटीशन कब लगी हुई है, किस तरह के प्रोसीजर लोगों ने मांगी है? पिटीशन अभी फाइलिंग को गई है, अभी उसका हाईकोर्ट रजिस्ट्री से सब ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव होकर उसको नंबर मिलता है। उसके बाद में नंबर मिलेगा, हम मेंशन करके फिर कोर्ट डेट देगा, उस दिन हियरिंग होगी। तो इसमें जो पहले की पिटीशन है और इस पिटीशन में क्या फर्क है, जैसे कि जो आपने पहले पिटीशन फाइल की है उसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले की पिटीशन एक पीआई है, जनहित याचिका है, ऑन बिहाफ ऑफ ए पब्लिक स्पिरिटेड लिटिगेंट। रशीद खान पठान साहब है, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। लेकिन ये पिटीशन है विक्टिम के पिता का पिटीशन है, तो इसको नेचुरली ज्यादा वेटेज होता है। और इसमें तो अभी मतलब लॉजिकली किसी को नहीं बोलने का और एक पिता को न्याय के लिए मना करने का कोई रीजन नहीं। इनके पिता जो हैं, इन्होंने आपसे संपर्क किया पिटीशन फिर से फाइल करने के लिए, उन्होंने कहा, तो उनके पिता से पहले क्या दबाव था उनके मन में? पहले ऐसा क्या था कि उनको नहीं लगा कि पिटीशन फाइल करनी चाहिए, अब क्यों आए आपके पास? एक बार वो स्पष्ट करिए थोड़ा फिर से एक बार। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि रोहन राय उनके घर में रहता था, ये होने के बाद घटना। रोहन राय भी वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर है केस में, क्योंकि वो था वहां पर जब उसका डेथ हुआ। और रोहन राय इनके संपर्क में था, आदित्य ठाकरे एंड कंपनी के आरोपी गैंग के। तो इन लोगों ने इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में रखा था, ये उन्होंने एफिडेविट में लिखा है। तो उसमें ये लोग इनके सामने स्टोरी कर, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। देखो, आपके बेटी का सुसाइड ही है, अभी ये ज्यादा मामला उठेगा तो आपके लड़की की बदनामी होगी, और जो लोग बदनामी कर रहे हैं अपने को उनको रोकना है। तो आप एक काम करो, किशोरी पेडनेकर गई, मिलने गई, फिर उनके लोग आए, हम एक कंप्लेंट बना के लाते हैं, आप सिर्फ साइन कर देना, हम निपटा देंगे इनको जो ये आपके लड़की की बदनामी कर रहे हैं। तो उन्होंने बनवा के लाया, इनसे साइन ले लिया, और साइन किसके खिलाफ ले लिया? नारायण राणे, नीतीश राणे। और तुरंत जाकर एफआईआर भी रजिस्टर हो जाता है, इनको नोटिस भी चली जाती है, दूसरे दिन नीतीश राणे, नारायण राणे हाजिर हो, और बस उनको
और एक ही चीज पूछते तुम्हारे पास में प्रूफ क्या, मतलब इनको सिर्फ प्रूफ चाहिए कि उनको ये चेक करना है कि हमने जो प्रूफ डिस्ट्रॉय करे उसमें से इनके पास क्या बचा है। तो ऐसे माहौल में वो थे। लेकिन उसके माहौल में रहने के बाद में फिर बाद में समय बीतता गया, रोहन राय फिर चला गया दूसरे घर पे, उसका शादी हो गया। अभी अभी आरोपी को लगा कि सब ये रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके पिताजी ने बाद में जब ये हमारे इंटरव्यू वगैरह देखे तो वो इंटरव्यू में उनके समझ में आया कि नहीं, ये जो लोग बात कह रहे हैं वो बात सही है, बहुत बड़ा फाउल प्ले है, और ये जो कह रहे हैं उसके सपोर्टिव एविडेंस मेरे पास है और मैं खुद आई विटनेस हूँ। तब वो हमारे पास अप्रोच हुए और उन्होंने कहा कि साहब अपने को ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसलिए हमने फिर पिटिशन ड्राफ्ट किया। तर तुम्ही सतीश सालीम यांच्या तर्फे एक पिटिशन फाईल केलेली बॉम्बे हायकोर्टमध्ये दिशा सालीम यांच्या मृत्यूनंतर त्याचं पूर्ण घडामोडी त्याच्यावर काय पिटिशन आहे, नवीन पिटिशन फाईल करण्याची गरज तुम्हाला का भासली? ही जी पिटिशन आहे ते दिशाचा जो सामूहिक अत्याचार करून खून करण्यात आला त्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे आणि इतर यांच्यावर गँगरेप आणि मर्डरचा 376D 302 अशा अन्य भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि ज्या पोलिसांनी हे प्रकरण कव्हर अप केलं त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांची कस्टडी घेण्यात यावी, त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग टेस्ट, लाय डिटेक्टर टेस्ट घेण्यात यावी आणि सत्य जनतेसमोर देशासमोर आणून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी, आणि याच्यासाठी सरकारने विशेष सरकारी वकील वगैरे नेमावा अशी विविध मागणी असणारी ही याचिका आहे। एवढ्या वर्षानंतर तुम्हाला का वाटलं की अजून एक पिटिशन फाईल करण्याची गरज आहे? काय नवीन परिस्थिती उत्पन्न झाली नसेल? एवढ्या वर्षानंतर नाही आहे, हे आरोपी लोकांच्या तर्फे मीडियाला भ्रमित करण्यात आलं आहे। जेव्हा दिशाचा मृत्यू झाला तेव्हा 2.5 वर्षापर्यंत आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे दुसरे आरोपी वडील जे आहेत उद्धव ठाकरे, हे यांचं सरकार होतं, त्यांनी सगळा कव्हर अप केला आणि त्याच्यात हे शक्य नव्हतं सत्य बाहेर येणं। त्यांच्यानंतर जेव्हा शिंदे साहेबांचं सरकार आलं तेव्हा त्या काळात आमची एक जनहित याचिका दाखल झाली होती सप्टेंबर 2023 मध्ये। त्या याचिकेच्या नंतर राज्य शासनाने डिसेंबर 2023 ला SITची घोषणा केली। SIT कॉन्स्टिट्यूट झाली, राजीव जैन, अजय बन्सल आणि चिमाजी यादव यांची SIT कॉन्स्टिट्यूट झाली। त्याच्यानंतर 12 जानेवारी 2024 ला आम्ही रीतसर लेखी तक्रार, रशीद खान पठाण जे अध्यक्ष आहेत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचे, तर त्यांच्या सहीने लेखी तक्रार दाखल झाली। त्या तक्रारीत स्पेसिफिक नावासहित यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे, ललिता कुमारीचे गाईडलाईन्स आहे की दखलपात्र गुन्हा असेल याच्यात तर गँगरेप आणि मर्डरचा गुन्हा आहे, तर त्यामध्ये त्वरित गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे। गुन्हा नोंद केला नाही तर जे संबंधित पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्यावर IPC 166A नुसार फौजदारी कारवाई होते। महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 145(2) नुसार पण फौजदारी कारवाई होते, तर ती कारवाई झाली नाही। मग या संदर्भात आम्ही आमचे वेगवेगळे इंटरव्ह्यू जे दिले प्रसार माध्यमांना, ते इंटरव्ह्यू बघून दिशा साल्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आलं की मला यांनी जे मूर्ख बनवलं होतं, मला भ्रमित केलं होतं, ते मला जे वाटायचं ते खूप बरोबर योग्य नव्हतं। आता हे जे सांगतात त्यानुसार यांचं म्हणणं योग्य याच्यासाठी आहे की ते स्वतः या प्रकरणाचे साक्षीदार आहेत काही गोष्टींचे, आणि त्यांच्याकडे पुरावे पण आहेत, काही फोटोग्राफ्स आहेत, व्हिडिओ आहेत, आय विटनेसेस आहे, म्हणून त्यांनी माझ्याशी संपर्क केला। आमच्याकडे आल्यानंतर आमची जी टीम आहे सगळ्यांनी त्यांच्याशी प्रश्न उत्तर सगळे झाले, सगळं ऐकणं झालं, पुरावे तपासले, मग त्याच्यानंतर ही पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला। तर याच्यात असं काही वेळ झाला असं नाही आहे, हे भ्रष्ट पोलीस अधिकारी आणि या सिस्टमच्या याच्यामुळे हा वेळ झालेला आहे। दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी सांगितलं आहे की असे ओव्हररूल्ड आर्ग्युमेंट करू नये, या आर्ग्युमेंटला काही व्हॅल्यू नसते। जर दखलपात्र गुन्हा आहे, पुरावे आहे, तर तुम्हाला शिक्षा भोगावीच लागेल। याला वेळ झाला, हे राजकारणाने प्रेरित आहे, असे आर्ग्युमेंट चालणार नाही। अमन सिंगचं 2023चं सुप्रीम कोर्टचं लँडमार्क जजमेंट आहे, बाकी पण असे गाईडलाईन्स आहेत याचे। सर, याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या पिटिशनमध्ये जिक्र केलेला आहे की कशा प्रकारे पोलिसांवर दबाव आणण्यात आला होता,
राजकीय दबाव होता आणि काही लोक होते जे भरकटण्याचा प्रयत्न करत होते सालियन फॅमिलीला, तर ते पूर्ण प्रकरण काय आहे? याच्यामध्ये सुरुवातीला काय झालं की जेव्हा यांनी गुन्हा केला, त्या आरोपींनी ते गुन्हा केल्यानंतर त्यांना वाचवण्यासाठी मग संबंधित जे भ्रष्ट पोलीस अधिकारी जे आहेत, याच्यातले आरोपी आहेत, मग त्यांनी सगळं येऊन त्यांची गुलामी चालू केली. मग त्यांनी येऊन खोटे पुरावे रच, खोटा पंचनामा कर, खोटे फोटो टाक आणि खोटी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, हे सगळे कारनामे चालू केले. तर आता त्याचं त्यांना जे त्यांची जे काय म्हणतात की दुष्ट हेतू आहे, त्यांच्या जे चुका आहेत, त्यांचे जे गुन्हे आहे पोलिसांचे, ते सिंपल म्हणजे 4 लाईन मध्ये सांगायचं म्हटलं त्याला तर शॉर्ट मध्ये, की जेव्हा दिशा साल्यांचे वडील तिथे पोहोचले तर ते त्यांना फोन केला की तुम्ही पहिले पोलीस स्टेशनला या. मग म्हटले नाही तुम्ही एक काम करा, हॉस्पिटलला या. ते हॉस्पिटलला पोहोचले सकाळी 4:30-5 वाजता जवळपास. तर त्यांना स्टोरी सांगितली की ती 14व्या माळ्यावरून पडली होती, आम्ही तिला हॉस्पिटलमध्ये आणलं. मग यांनी बघितलं की जेल म्हणतात की पडली आहे तर कोणाच्याच रक्ताचा डाग नाही आहे. मग दुसऱ्या दिवशी ते त्या स्पॉटवर तिथे गेले बघायला, तर त्यांना बघितलं तिथं पण रक्ताचा काही एक डाग दिसत नाहीये. मग तसेच जे याच्यात कोणतेच कपडे हे त्या रक्तावरील डागचा DNA टेस्ट किंवा फॉरेन्सिक इन्क्वायरीसाठी फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात आलेच नाही. मग ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. त्याच्यानंतर यांनी त्यांना प्रश्न विचारला होता त्या रोहन रायला वगैरे, की 14 माळीवर जेव्हा कोणी पडते तर तेव्हा ती अशी सरळ पडायला पाहिजे ना, डेड बॉडी, कोणी तुम्ही म्हणता सुसाईड केली, तर ती बॉडी पडलेली आहे 25 फूट दूर. तर अशा वेळेस एक स्वाभाविक प्रश्न आहे की हे शक्य कसं आहे. तर मग तशी त्यांनी गुमराह करून टाकला. त्यांनी सांगितलं अरे म्हणजे तुम्ही जास्त त्याच्यात डोकं लावू नका, तुम्ही इमोशनल आहात, तुम्ही असा तसा, तुमच्या स्वतःच्याच मुलीची बदनामी होईल, हे होईल ते होईल, असं त्यांना भ्रमित करून 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 थोडासा, मग नंतर किशोरी पेडणेकर काय भेटायला जातात, मग हे असं त्यांना म्हणजे मिसगाईड करून ठेवण्यात आलं. पण त्याच्यानंतर मग जेव्हा त्यांनी हे बघितलं, आमच्याशी संपर्क केला, मग एक सिंपल गोष्ट सांगतो की जेव्हा डेड बॉडी त्यांना परत देण्यात आली अंतिम संस्कारासाठी, तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की याची स्टोरी सगळी खोटी आहे. त्याचे सगळे फोटो, व्हिडिओ, आय विटनेस सगळं आहे आमच्याकडे. बॉडीवर हाड तुटल्याचा, डोकं फुटल्याचा, चेहऱ्यावरचा रक्त काही मार्क नाही आहे. त्याच्यात तो डॉक्टर पण अरेस्ट होणार आहे. तर हे असे याचे म्हणजे प्रथम दर्शनीच एक त्यांचा दुष्ट हेतू दिसतो. दुसरी गोष्ट, एका मुलीची केस आहे, त्याच्यामध्ये जेव्हा बलात्काराचे आरोप असतात तेव्हा ताबडतोब प्रोव्हिजन आहे आणि जास्तीत जास्त 24 तासाच्या आत ते स्वॅब असतात, ते फॉरेन्सिकला पाठवायचे असतात. या लोकांनी 50 तासापर्यंत तिचे हे जे आहे बॉडीचं पोस्टमॉर्टमच केलं नाही. का केलं नाही? कारण यांना ते पुरावे नष्ट करायचे होते. तर ही बाब पण सगळे ऑन रेकॉर्ड घेतली आहे. आणि याच्यात पोलिसांनी स्टोरी आणली होती, जशी ते मूवीची स्क्रिप्ट असते. त्यांनी सांगितलं होतं की नाही ते काय झालं होतं म्हणे की कोरोना सुरू होता, कोविड, म्हणून ती आम्ही बॉडी पाठवली नाही. तर त्याच्या 4 दिवसानंतर सुशांत सिंग राजपूतचा जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा त्याच दिवशी रात्री म्हणजे 12 तासाच्या आतच त्यांचा पोस्टमॉर्टम झाला. आणि एका मुलीचा जेव्हा रेपचा संशय आहे, अशा वेळेस तिचं पोस्टमॉर्टम हे 50 तासाच्या नंतर केलं. याच्यावरून हे सिद्ध होते की हे किती म्हणजे भ्रष्टाचार आणि आपल्या पदाचा दुरुपयोग ह्या तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला आहे.